एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसे कनिष्का बमिंग भी कहा जाता है, कोई नॉर्मल एयर क्रैश नहीं था। ये एक प्लान टेररिस्ट बॉम्बिंग थी जिसने 23 जून 1985 को एयर इंडिया के बोइंग 747-237 बी एयरक्राफ्ट को आइलैंड के पास अटलांटिक ओशन के ऊपर हवा में ही उड़ा दिया। इस एयरक्राफ्ट का नाम एम्परर कनिष्का था और इसका रजिस्ट्रेशन VTEFO था। यह फ्लाइट टोरंटो, मॉन्ट्रियल, लंदन, न्यू दिल्ली रूट पर जा रही थी। इस हादसे में एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी 329 लोग मारे गए, जिनमें 307 पैसेंजर्स थे और 22 क्रू मेंबर शामिल थे। यह ट्रेजेडी कनाडा की हिस्ट्री की सबसे घातक टेररिस्ट घटना मानी जाती है। 11 सितंबर 2001 के अटैक से पहले यह दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन टेररिस्ट अटैक भी था। इस बॉम्बिंग से सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरा, बल्कि इसने इंटरनेशनल एविएशन सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लीगल सिस्टम और विक्टिम फैमिलीज के जस्टिस पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। दूसरा बम नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो, जापान में फटा। उस ब्लास्ट में 2 जापानीज बैगेज हैंडलर्स हिडियो असानो और हाइदे हारुकोडा मारे गए और 4 अन्य कर्मचारी घायल हुए। इस तरह एयर इंडिया फ्लाइट 182 और नारिटा एयरपोर्ट बॉम्बिंग को मिलाकर कुल 331 लोगों की जान गई। इस बॉम्बिंग की जड़ें 1980 के पंजाब इंडिया के वायलेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस सिचुएशन से जुड़ी थी। उस समय खालिस्तान नाम से एक अलग सिख स्टेट की मांग वाली सेपरेटिस्ट मूवमेंट तेज हो रही थी। 1983 में आर्म्ड सिख सेपरेटिस्ट ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के लीडरशिप में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स में अपना बेस बना लिया था। जून 1984 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर दिया। ये एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला मारा गया और कई इनोसेंट श्रद्धालुओं की भी मौत हुई। इस ऑपरेशन ने दुनिया भर के सिख कम्युनिटी में गुस्सा और दुख पैदा किया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। इसके बाद इंडिया के कई हिस्सों में सिख कत्लेआम हुए, जिनमें हजारों इनोसेंट सिख्स मारे गए। इन घटनाओं ने इंडिया के अंदर और बाहर सिख पॉलिटिक्स को बहुत रेडिकलाइज कर दिया। सैकड़े लोगों के गले में टायर डालकर आग लगा दी गई। सिख औरतों के साथ बलात्कार हुए। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। कनाडा, खासकर वैंकूवर और ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले सिखों पर भी इसका असर पड़ा। इसी माहौल में बब्बर खालसा एक्सट्रीमिस्ट सर्कल्स मजबूत हुए। तलविंदर सिंह परमार, जिसे लेटर इन्वेस्टिगेशन में की फिगर और मास्टरमाइंड माना गया, अजैब सिंह बागड़िया जैसे लोग रेडिकल स्पीचेस और एंटी इंडिया एक्टिविटीज में प्रोमिनेंट हो गए। इस रेडिकल एटमॉस्फेयर का असर मॉडरेट सिख वॉइसेस पर भी पड़ा। अप्रैल 1985 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मलनौरी को लेटर लिखकर वार्निंग दी कि थ्रेट बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उस लेवल की स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हुई जो बाद में ज़रूरी मानी गई। 1985 की शुरुआत में कैनेडियन सेक्रेटरी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS ने तलविंदर सिंह परमार और उसके एसोसिएट्स पर सर्वेलेंस शुरू की। 4 जून 1985 को एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई। CSIS एजेंट्स ने तलविंदर सिंह परमार का पीछा करते हुए उसे वैंकूवर आइलैंड के डनकिन टाउन तक ट्रैक किया। वहां वह इंद्रजीत सिंह रियाज से मिला, जो लोकल मैकेनिक और इलेक्ट्रिकन था। उनके साथ एक तीसरा अनजान आदमी भी था, जिसे बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने मिस्टर एक्स कहा। ये तीनों एक डेंस फॉरेस्ट एरिया में गए। कुछ देर बाद फॉरेस्ट से तेज एक्सप्लोजन की आवाज़ आई। बाद में इसे बम टेस्ट माना गया, लेकिन उस समय CSIS एजेंट्स ने उस आवाज़ को गनशॉट समझ लिया और इस वार्निंग साइन को सीरियस नहीं लिया। यही इंटेलिजेंस फेलियर इस केस की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी में से एक माना गया। 19 जून 1985 को डाउनटाउन वैंकूवर में कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइन यानी CP एयर के ऑफिस से 2 टिकट्स खरीदी गई। टिकट्स के लिए $3005 कैश पे किया गया। टिकट्स फेक नाम पर बुक हुई, एक एम सिंह के नाम पर और दूसरी एल सिंह के नाम पर। इन दोनों पैसेंजर्स की रियल आइडेंटिटी आज तक कंफर्म नहीं हो सकी। 22 जून 1985 को जब अटैक फाइनल स्टेज में था,
CSIS ने अचानक तलविंदर सिंह की सर्विलेंस बंद कर दी। उसी दिन सुबह 10 से 11:30 के बीच इंद्रजीत सिंह रियायत बनावी के ऑटो मरीन इलेक्ट्रिक स्टोर से 2 वॉलेट बैटरीज खरीदते देखा गया। ये बैटरीज उसी टाइप की थी जो अर्लियर टेस्ट में इस्तेमाल हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार उसके पास इन बैटरीज को एक्सप्लोजिव डिवाइस में फिट करके सूटकेस में डालने और एयरपोर्ट तक पहुंचाने का समय था। कॉन्स्पिरेसी में 2 सूटकेस बम्स इस्तेमाल किए गए। दोनों सूटकेसेस 22 जून 1985 को वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेक इन हुए। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जिन नेम्स पर बैगेज चेक इन हुए वे पैसेंजर एयरक्राफ्ट में बोर्ड नहीं हुआ, लेकिन उनका सामान एयरक्राफ्ट में लोड हो गया। सुबह करीब 6:30 बजे एक आदमी ने, जिसने अपना नाम मनजीत सिंह बताया और जिसके टिकट पर M सिंह लिखा था, फोन कर एयर इंडिया फ्लाइट 181, 182 के लिए रिजर्वेशन कंफर्म करना चाहा। उसे बताया गया कि वह अभी वेट लिस्ट में है। सुबह करीब 8:50 बजे M सिंह वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा और CP एयर फ्लाइट 060 के चेक इन काउंटर पर लाइन में लग गया। यह फ्लाइट टोरंटो जा रही थी। काउंटर पर करीब 30 लोगों की भीड़ थी। जब उसकी टर्न आई तो उसने एयरलाइन एजेंट जीन बेकरमार्स, जिन्हें जीन अडाम्स भी कहा जाता है, से कहा कि उसका डार्क ब्राउन सूट के सीधे एयर इंडिया फ्लाइट 182 के जरिए इंडिया भेज दिया जाए। एजेंट ने पहले रूल्स के अनुसार मना किया क्योंकि M सिंह की टोरंटो से मॉन्ट्रियल और फिर मॉन्ट्रियल से बम्बे तक सीट कंफर्म नहीं थी। पैसेंजर ने आर्ग्यू किया कि उसने फुल बिजनेस क्लास फेयर दिया है। जब एजेंट ने फिर भी मना किया तो वह गुस्से में आ गया और बोला कि वह अपने भाई को बुलाता है। काउंटर पर भीड़ और प्रेशर के कारण जीन बेकर मार्स ने आखिरकार रूल तोड़कर सूटकेस पर पिंक इंटरनेशनल टैग लगा दिया। यह डिसीजन सिर्फ भीड़ कम करने और एक एंग्री पैसेंजर को हैंडल करने के लिए लिया गया था, लेकिन बाद में ये इतिहास की सबसे फेटल ह्यूमन मिस्टेक में से एक साबित हुआ। कुछ देर बाद एल सिंह नाम की टिकट से दूसरा सूटकेस CP एयर फ्लाइट 003 में चेक इन हुआ। ये फ्लाइट टोक्यो जा रही थी। यहाँ बैगेज को एयर इंडिया फ्लाइट 301 में ट्रांसफ़र होकर बैंकॉक जाना था। M सिंह और एल सिंह दोनों अपने फ्लाइट्स में बोर्ड नहीं हुए, लेकिन उनके सूटकेसेस एयरक्राफ्ट में चले गए। इस ट्रेजेडी के बाद ये रूल्स इंटरनेशनल एविएशन में बहुत स्ट्रांगली लागू हुआ कि अगर पैसेंजर एयरक्राफ्ट में नहीं चढ़ता तो उसका चेकेट बैगेज भी एयरक्राफ्ट में नहीं जाना चाहिए। पहला बम वैंकूवर से CP एयर फ्लाइट 060 में गया। ये सूटकेस टोरंटो पहुंचा, फिर एयर इंडिया फ्लाइट 181 में लोड हुआ। ये एयरक्राफ्ट मायरेबल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉन्ट्रियल पहुंचा और वहां से एयर इंडिया फ्लाइट 182 बनकर लंदन एयरपोर्ट और फिर न्यू दिल्ली के लिए रवाना होना था। दूसरा बम CP एयर फ्लाइट 003 में गया, जिसका एयरक्राफ्ट नेम इम्प्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया था। ये वैंकूवर से टोक्यो गया और वहां से बैगेज को एयर इंडिया फ्लाइट 301 में ट्रांसफ़र होना था, जो बैंकॉक जाने वाली थी। 23 जून 1985 को 5:41 UTC पर CP एयर फ्लाइट 003 नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो पहुंची। ये एयरक्राफ्ट शेड्यूल से 14 मिनट पहले पहुंच गया था। लोकल टाइम के हिसाब से 22 जून की रात करीब 11:15 बजे या 6:19 पर UTC, जब बैगेज हैंडलर्स हाइडेहारू कोडा सूटकेस को एयर इंडिया फ्लाइट 301 में ट्रांसफ़र करने के लिए बैगेज रूम में हैंडल कर रहे थे, तभी बम फट गया। दोनों बैगेज हैंडलर्स की मौके पर मौत हो गई और 4 अन्य एम्प्लॉय घायल हुए। एक एनालाइज के अनुसार कॉन्स्पिरेटर्स ने टाइमिंग कैलकुलेशन में ये ध्यान नहीं रखा था कि जापान डे लाइट सेविंग टाइम फॉलो नहीं करता, जबकि कनाडा करता है। इस टाइमिंग एरर के कारण बम एयरक्राफ्ट में ब्लास्ट होने से पहले एयरपोर्ट के अंदर ही एक्सप्लोड हो गया। अगर ये बम एयर इंडिया फ्लाइट 301 में एक्सप्लोड होता तो बैंकॉक जा रहे सैकड़ों पैसेंजर्स मारे जाते। दूसरी तरफ M सिंह का सूटकेस एयर इंडिया फ्लाइट 182 में लोड था। 23 जून 1985 को सुबह करीब 12:14 GMT एयरक्राफ्ट आयरलैंड
के कोस्ट से करीब 190 किलोमीटर दूर वाटरवेले के वेस्ट साउथ वेस्ट में अटलांटिक ओशन के ऊपर 31,000 फीट की हाइट पर उड़ रहा था। उसी समय पर रेयर कार्गो एरिया में रखा टाइमर बम एक्सप्लोड हुआ और एयरक्राफ्ट में बड़ा होल बन गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्डर से पता चला कि पायलट्स कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेज पाया। सिर्फ तेज एक्सप्लोजन की आवाज और एक ह्यूमन स्क्रीम रिकॉर्ड हुई। कैप्टन हंसे सिंह और को पायलट सतविंदर सिंह को कॉल भेजने का मौका भी नहीं मिला। एयर इंडिया फ्लाइट 182 में मौजूद सभी 329 लोग मारे गए। इनमें 307 पैसेंजर्स थे और 22 क्रू मेंबर्स थे। विक्टिम्स में 268 कैनेडियन सिटीजन, 27 ब्रिटिश सिटीजन और 22 इंडियन सिटीजन शामिल थे। इस फ्लाइट में 82 बच्चे भी थे, जिनमें से कई पहली बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने इंडिया जा रहे थे। नरीता एयरपोर्ट ब्लास्ट में 2 और लोगों की मौत हुई, इसलिए टोटल मौतें 331 थी। इस ट्रेजेडी ने सैकड़ों फैमिलीज को तोड़ दिया। प्लेन रडार से गायब होते ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। क्रैश साइट डीप ओशन में था, इसलिए रिकवरी बहुत मुश्किल थी। सबसे पहले क्रैश एरिया में पहुंचने वाले वेजल्स में कार्गो शिप लॉन्टियन फॉरेस्ट, जिसके कैप्टन रॉडी मैकडॉगल थे। ले एशले की कमांड जिम रॉबिन्सन के पास थी। जब क्रू वहां पहुंचा तो समुद्र में सूटकेसेस, मलबा, लाशें और एविएशन फ्यूल की स्मेल फैली हुई थी। सिया से सिर्फ 131 या कुछ सोर्सेस के अनुसार 132 बॉडीज रिकवर हो सकी। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ने ट्रेजेडी को और भी दर्दनाक बना दिया। एविडेंस से पता चला कि एक्सप्लोजर ने सभी पैसेंजर्स को इंस्टेंटली नहीं मारा था। कुछ बॉडीज पर फ्लेल पैटर्न इंजरीज थी, जिसका मतलब था कि वह एयरक्राफ्ट के वाटर इम्पैक्ट से पहले ही प्लेन से बाहर गिर गए थे। 26 बॉडीज में हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के साइंस मिले। 25 बॉडीज खासकर विंडो सीट के पास बैठे पैसेंजर्स में एक्सप्लोजिव डिकम्प्रेशन के साइंस मिले। हादसे के कारणों की कंफर्मेशन के लिए ओशन फ्लोर पर पड़े मलबे और ब्लैक बॉक्सेस की रिकवरी जरूरी थी। मलबा लगभग 6,700 फीट यानी करीब 2,000 मीटर की दूरी पर था। 4 जुलाई को सिग्नल्स मिले और 9-10 जुलाई के बीच CVR और FTR सक्सेसफुली रिकवर किए गए। ये इन्वेस्टिगेशन कनाडा की हिस्ट्री की सबसे कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में से एक बनी। इसमें कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, जापान और UK शामिल हुए। ये इन्वेस्टिगेशन कनाडा के हिस्ट्री की सबसे कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में से एक बनी। इसमें कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, जापान और UK शामिल हुए। 200 RCMP इन्वेस्टिगेटर्स और सपोर्ट स्टाफ लगाए गए, लेकिन शुरुआत से ही इन्वेस्टिगेशन की प्रॉब्लम्स में घिरी रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एविडेंस की थी। एयर इंडिया फ्लाइट 182 का मलबा डीप ओशन में था, इसलिए फिजिकल एविडेंस बहुत लिमिटेड मिला। नरीता एयरपोर्ट ब्लास्ट साइट से स्ट्रॉन्गर फोरेंसिक एविडेंस मिला, जैसे बम के टुकड़े। CSIS इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहा था और अपने मुखबरों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इन्वेस्टिगेशन के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक तलविंदर सिंह परमार की वायर टेप रिकॉर्डिंग्स का इरेज या ओवरराइट होना था। CSIS ने बम फटने से पहले और बाद में फोन कॉल्स रिकॉर्ड की थी, लेकिन बाद में लगभग 150 घंटों की रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड प्रक्रिया के नाम पर मिटा दी गई। इन्वेस्टिगेशन में लैंग्वेज भी बड़ी प्रॉब्लम बनी। शुरुआत में RCMP में सिर्फ 1 या 2 ऑफिसर्स ही पंजाबी बोल सकते थे। इसके ओपोजिट CSIS के एजेंट्स जैसे नील एशलमैन कम्युनिटी इश्यूज को बेहतर समझते थे, लेकिन एजेंसीज के बीच मिसट्रस्ट के कारण ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हुई। विटनेस इंटिमिडेशन के सबसे बड़े एग्जाम्पल तारा सिंह हेयर थे। वह एक मॉडरेट सिख न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। 1988 में उन पर अटैक हुआ था, जिसमें वह पैरालाइज्ड हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह लिखते रहे। 1998 नवंबर को तारा सिंह हेयर को उनके घर के गैरेज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कैनेडियन जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा झटका था। टोटल 2 शक्की गवाह मारे गए। उन मर्डर्स में कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। ऑफिशियल लीगल केस में तलविंदर सिंह परमार को की फिगर और एलिजेड मास्टरमाइंड माना गया। इंद्रजीत सिंह रेयत इस घटना से जुड़ा एकमात्र व्यक्ति बना जिसे कन्विक्शन मिली। बम फटने के कुछ समय बाद वे अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड, खासकर कन्वेंट्री चला गया।
1991 में उसे नरीता एयरपोर्ट से जुड़ी हुई घटना में हत्या और एक्सप्लोजिव चार्जेस में कन्विक्शन मिली और 10 सालों की सजा हुई। जब रिपुदा मन सिंह और अजैब सिंह बागड़ी का ट्रायल चला तो रियत क्राउन विटनेस बना, लेकिन कोर्ट में उसने बार बार झूठ बोला और अपने एसोसिएट्स के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उसे नहीं पता था कि बम्स किस काम के लिए इस्तेमाल होंगी। अक्टूबर 2000 में रिपुदा मान सिंह मलिक और अजैब सिंह बागड़ी को गिरफ्तार किया गया। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में क्राउन ने कई गवाह पेश किए, जिनमें एक सीक्रेट सुपरवाइजर भी थी कि मलिक ने उसके सामने क्राइम कॉन्फेस किया था। जज ने कहा कि एविडेंस जरूरी क्रिमिनल स्टैंडर्ड से काफ़ी कम था। यह विक्टिम फैमिलीज के लिए बहुत पेनफुल था। लीगली केस का फाइनल रिजल्ट ये रहा। इंद्रजीत सिंह रियात बम कंस्ट्रक्शन से जुड़ी मैनस्लॉटर कन्विक्शंस और लेटर परजरी कन्विक्शन। रिपुदा मन सिंह मलिक और अजैब सिंह बागड़ी 2005 में एविडेंस इनसफिशिएंट होने के कारण बरी। तलविंदर सिंह परमार 1992 में डेथ के कारण ट्रायल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि 331 डेथ से जुड़ी इस कॉन्स्पिरेसी में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति इंद्रजीत सिंह रियात को कन्विक्ट कर पाया। इसी वजह से विक्टिम फैमिलीज को आज तक लगता है कि जस्टिस इनकम्प्लीट रहा। विक्टिम फैमिलीज लंबे समय तक कहती रही कि कनाडा ने इस ट्रेजेडी को शुरुआत में पूरी तरह कैनेडियन ट्रेजेडी की तरह ट्रीट नहीं किया, जबकि ज्यादा विक्टिम कैनेडियन थे। 2005 में फॉरवर्ड ओंटारियो प्रीमियर बॉम को इंडिपेंडेंट एडवाइजर बनाया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये क्लियरली कैनेडियन ट्रेजेडी थी। मई 2006 में प्राइम मिनिस्टर स्टेफन हार्पर ने पब्लिक इंक्वायरी अनाउंस की। इसे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जॉन ने लीड किया। 4 साल की इंक्वायरी के बाद 17 जून 2010 को फाइनल रिपोर्ट आई। कमीशन ने कहा कि गवर्नमेंट एजेंसीज RCMP और CSIS की कास्केडिंग मिस्टेक्स के कारण अटैक प्रिवेंट नहीं हो सका। रिपोर्ट ने टेररिस्ट नेटवर्क्स का भी एनालाइज किया। 23 जून 2010 को अटैक की 25वीं एनिवर्सरी पर प्राइम मिनिस्टर स्टेफन कैनेडियन गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल फेलियर और विक्टिम फैमिलीज के साथ हुए पुअर ट्रीटमेंट के लिए फॉर्मल अपॉलॉजी दी। 275 विक्टिम्स फैमिलीज को कंपनसेशन दिया गया। टेररिज्म रिसर्च सपोर्ट के लिए $10 मिलियन का कनिष्का प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। एयर इंडिया फ्लाइट 182 डिजास्टर ने एविएशन सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस ट्रेजेडी के बाद पैसेंजर बैगेज रिकॉन्सिलिएशन स्ट्रिक्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर पैसेंजर एयरक्राफ्ट में बोर्ड नहीं करता तो उसका चेक हुआ बैगेज भी एयरक्राफ्ट में नहीं जाएगा। हाई रिस्क फ्लाइट्स, बैगेज स्क्रीनिंग, कनेक्टिंग बैगेज ट्रैकिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया गया। ये हादसा एयर इंडिया की हिस्ट्री का भी सबसे बड़ा डिजास्टर है। विक्टिम्स की मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए आयरलैंड और कनाडा में आहाकिस्ता वेस्ट कॉक मेमोरियल गार्डन बनाया गया, जो इस लैंड एरिया के सबसे नज़दीक है। यहाँ एयरक्राफ्ट ओशन में गिरा था। इस मेमोरियल गार्डन में एक सनडायल लगाया गया। हर साल 23 जून को सुबह 8:13 सनडायल की शेडो को उस एग्जैक्ट पॉइंट पर डालती है जो उस समय को रिप्रेजेंट करता है जब एयरक्राफ्ट रडार से गायब हुआ था। विक्टिम्स फैमिलीज को क्लोजर इसलिए नहीं मिला क्योंकि 329 इनोसेंट पीपल एक फ्लाइट में मारे गए। नरीता एयरपोर्ट ब्लास्ट में टोटल 331 मौतें हुई। इन्वेस्टिगेशन पर लगभग $130 मिलियन खर्च हुए। नेशनल इंक्वायरी बनी, फिर भी मेन कॉन्स्पिरेसी लीगली पूरी तरह प्रूफ नहीं हो सकी। इंद्रजीत सिंह रियत के अलावा किसी को भी कन्विक्शन नहीं मिली। रिपुदा मन सिंह मलिक और अजैब सिंह बागड़ी एक्वेटेड हो गए। तलविंदर सिंह परमार ट्रायल से पहले ही मारा गया। इंपॉर्टेंट वाइट टेप्स इरेज हो गई, विटनेस डराए गए और कुछ मारे भी गए और एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन फेल हुआ। तो ये थी कहानी एयर इंडिया फ्लाइट 182 के उन 329 मुसाफिरों की जिनका सफर कभी खत्म नहीं हुआ।